Assalamualaikum. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। अब हम इकोनॉमिक्स का जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है ना, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें मैक्रो के पोर्शन में एक चैप्टर है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो उसका अभी हम एक पार्ट देख रहे हैं। पहले जो उसमें मार्केट वाला पोर्शन है ना, वो तो हमारे नोट्स में है। ठीक है, बट इसमें एक था कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये हमारे नोट्स में नहीं था, ये मैं आप लोगों के लिए इसमें मैंने निकाल लिया है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि अगर आपके पास शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, तो भी आप ये लिख सकते हो। और अगर आपको ये आ रहा है ना, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन लॉन्ग में आ रहा है, तो यार ये लॉन्ग में आएगा आई थिंक 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन, इसके फीचर्स और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, उसका शेड्यूल और ग्राफ। 15 मार्क्स के लिए ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर शॉर्ट में आता है कि भाई डेफिनेशन बता दो या इसके कंडीशंस, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स बता दो, तो फिर ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, अलग अलग पार्ट। ठीक है, अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन इन इंडस्ट्री वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ें याद रखने की है। ठीक है, एक तो ये है कि ये आइडियल सिचुएशन है, सच में ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हों जहाँ पर। ठीक है, एंड आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या मतलब? ये जिसका नेचर एक ही जैसा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है वीट मार्केट, चिकन मार्केट और एग मार्केट। ठीक है, तो इनमें सब में क्या होता है, अब जैसे जो चिकन सेल कर रहा है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, सेम चिकन सेल कर रहे हैं और सबकी प्राइस भी सेम ही होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अब वो कंडीशंस बोले आपको क्वेश्चन में, फीचर्स बोले, करेक्टरिस्टिक्स बोले या अजम्पशंस बोले। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट लॉन्ग में आ जाता है ना, तो फिर आप क्या करना, इसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स लिख देना। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ठीक है, following are the conditions या features characteristics which are necessary for the existence of perfect competition. Number one is large number of sellers। ठीक है, जो इसके definition में भी mention है, there are large number of small firms, each firm is too small to influence the market price। ठीक है, अच्छा, फर्म से क्या मतलब है कि यार देखो, अब इसमें एग्जांपल क्या है, चिकन सेलर की है, तो चिकन सेलर जो है वो अपनी छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी हो। ठीक है, तो कंपनी भी होती है, जैसे KNNs है आपकी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की बात हो रही है, एक आधे की बात नहीं हो रही, वरना तो हम KNNs ले लेते हैं या और भी जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स देते हैं आपको। ठीक है, बट यहाँ स्मॉल फर्म्स की बात हो रही है। तो जो चिकन सेलर्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जिनकी, वो क्या करते हैं, मतलब उनका प्राइस पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अगर उनको बता दिया गया है आगे से, या गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है फॉर एग्जांपल 300 की सेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो क्या होगा, उन पे पेनल्टी लगेगी अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो। ठीक है, अच्छा, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑल फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म इज आइडेंटिकल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म एंड आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, होमोजीनियस का क्या मतलब है यार, जिसके सेम नेचर हो। अब चिकन है, अब वो चाहे वाइट चिकन हो या ब्लैक चिकन हो, ठीक है तो चिकन ही ना, तो इनके नेचर सेम है। ठीक है, बेस्ट सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये सारी चीज़ें याद करनी है आपको। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसका मैं PDF भी साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा इसका PDF, तो आप इसको लिख लेना किसी जगह पे, क्योंकि PDF मिस हो जाता है। ठीक है, या प्रिंट करवा लेना या लिख लेना इसको अपने पास कहीं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, firms can easily enter and exit the market with fluctuations in profit। ठीक है,
अच्छा, अब ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें एंट्री और एग्जिट फ्री है भाई। जिसका दिल चाहा उसने आज दुकान खोल ली, जिसका दिल चाहा वो बंद करके चला गया। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। अच्छा, फिर है परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस। बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ प्राइजेस, देयरफॉर नो प्रोड्यूसर्स कैन चार्ज प्राइस डिफरेंट देन मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जो बायर है उसको भी और सेलर है वो भी क्या है, फुली अवेयर है। उसको पता है कि यार अगर चिकन 300 का मिल रहा है तो हर जगह 300 का ही मिल रहा है, कोई जो है ना ज़्यादा में नहीं बेच सकता। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर नेग्लिजिबल। Because of zero transportation cost, price discrimination at different locations is not possible। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो होती है ना। देखो अब आपके एरिया में कितने सारे होंगे जो चिकन सेलर होंगे। ठीक है, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो आपको क्या है कि ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो है आप अगर अपने घर से कोई 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है आपको लेने। ठीक है, तो अगर इतनी दूर कोई चीज़ मिल रही है तो वहाँ उस एरिया में उसके क्या प्राइस चल रहे होंगे वो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपके एरिया में ही मिल रही है तो आपको अंदाज़ा होगा। आप 2-3 और चिकन सेलर से पूछ सकते हो कि भाई क्या प्राइस चल रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Therefore, factor of production can easily move in or out of the market to increase or decrease supply in accordance with the demand। ठीक है, अच्छा अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इनमें से बोला जिसकी भी ज़रूरत होगी ना उसको इन और आउट कर सकते हैं हम इन अकॉर्डेंस विद डिमांड। भाई जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा हम इनको यूज़ करेंगे। Firms are efficient. The firms under perfect competition produces efficiently in long run where average cost is at minimum। ठीक है, अच्छा जो फर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में जो आती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, यानी कि अगर उसने 100 चिकन सेल की, ठीक है, तो जो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही होगी उसको वो 100 चिकन से डिवाइड करेगा तो उसको एवरेज कॉस्ट पता लग जाएगी। ठीक है, तो क्या करता है कि लॉन्ग रन में इस एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे रखता है। लॉन्ग रन क्या मतलब है, यानी कि लंबे टाइम के लिए, यानी कि ये कोई 1-2 महीने के लिए काम करने नहीं आया, ये कोई 10-15 साल तक काम करने के लिए आया है। इस इरादे से आता है और इसी हिसाब से अपनी एवरेज कॉस्ट को मिनिमम रखता है, यानी कम से कम रखता है। जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट है इसका, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा देखो, फर्म्स जो हैं इसमें बोला हुआ है प्राइस टेकर हैं। प्राइस टेकर का क्या मतलब है कि जो इनको बाहर से प्राइस मिलेगी या आगे से जो उनको बता दिया जाएगा कि भाई आपको इतने प्राइस में सेल करना है, ठीक है, तो वो उसी प्राइस में सेल करेंगे चाहिए। और प्राइस किस तरह डिटरमाइन होगा, बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ गई है किसी चीज़ की तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम कुछ टाइम पहले देखें तो चिकन में कहा जा रहा था कि कोई वायरस वगैरह आ गया है। ठीक है, तो पहले चिकन की प्राइस को 600 तक पहुंच गई थी, बट जैसे ही सबको पता लगा कि इसमें कोई वायरस आया हुआ है सबने खाना उसको छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ, उनकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, बट सप्लाई तो ज़्यादा थी। उससे क्या हुआ कि जो इनकी प्राइस थी ना वो कम होती गई। ठीक है, अब आई थिंक 340 या 350 समथिंग है। ठीक है, तो उस वक्त डिमांड इनकी कम हो गई बट सप्लाई इनकी बढ़ गई थी। ठीक है, अच्छा अभी आपके फीचर्स खत्म हो गए। अब ये मेन जो पार्ट है ना इसका वो आ गया, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ होता है ये उसका मेन आंसर ये है। ठीक है, बट वो आपको स्टार्ट से पूरा लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये 15 मार्क्स का होता है। तो आप अगर सिर्फ इतना ही लिखोगे तो 15 मार्क्स कवर नहीं होंगे, इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा चलें ये पढ़ते हैं। द मार्केट प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट सप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अच्छा जो मार्केट में प्राइस और आउटपुट है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, कंज्यूमर की डिमांड और मार्केट की सप्लाई के बेसिस पे अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
In other words, the firm and industry should be in equilibrium at a price level in which quantity demand is equal to the quantity supply. They make maximum profit if the firm and industry are in equilibrium. अच्छा देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जब आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई सेम हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो नीचे पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है आपको ना, ठीक है। अच्छा अब ये प्राइस ऑफ कर्ड दी हुई है, क्वांटिटी डिमांड दी हुई है इन लीटर्स और क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है, ठीक है। अच्छा अब जब इसकी प्राइस 2 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही थी 90, बट सप्लाई कितनी थी 30। यानी कि यार लोगों को ज़रूरत थी इस चीज़ की लेकिन सप्लाई में थी ही नहीं ये चीज़, ठीक है। तो अब देखें इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। अच्छा सेकंड जो है उसमें प्राइस 3 थी और क्वांटिटी डिमांड 80 थी, क्वांटिटी सप्लाई 40 थी, सेम यही कंडीशन है। थर्ड में भी यही कंडीशन है, बट जब हम फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में क्या है, इसकी प्राइस है 5, क्वांटिटी डिमांड है 60 और क्वांटिटी सप्लाई भी है 60। यानी कि डिमांड है इज इक्वल टू सप्लाई, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि आप जितनी चिकन्स ला रहे हो सबकी सब सेल हो रही हैं, आप 60 लेकर आ रहे हो, पूरी की पूरी 60 सेल हो रही हैं, ना कम हो रही है ना कम, यानी आपको ना शॉर्टेज हो रहा है ना सरप्लस हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब इसकी प्राइस 6 हुई तो क्वांटिटी डिमांड 50 थी बट सप्लाई 70 थी। यानी कि अब जो है प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया है, ठीक है, बट उसकी डिमांड कम हो गई है, ठीक है। अब ये इस केस में बोल सकते हैं कि जब चिकन में वायरस आ गया था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई हो गई है, यानी कि अब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है। तो आपको इसमें ये एक्सप्लेनेशन याद करनी है जो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की है, इसका शेड्यूल याद करना है, ठीक है। अच्छा अब इस शेड्यूल का इसने बताया हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन। In this above table, we can say that when a price is low, demand is increase, ठीक है। अच्छा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह की चीज़ कि भाई जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। अच्छा टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ सप्लाई, एज प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीज, ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है कि भाई सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और जो डिमांड है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है प्राइस के, ठीक है। अच्छा when the price is low, the competition between the consumer can raise the price, and when the price is high, the competition among sellers reduces the price। अच्छा देखो ये कह रहा है कि जब प्राइस लो होती है ना तो कंपटीशन बिटवीन कंज्यूमर्स यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं ना वो उनके दरमियान इतना हो जाता है कि यार अब अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है ना तो जल्दी जल्दी सब चाहेंगे कि हम अभी से अपने पास लेकर चीज़ स्टोर कर लें ताकि ऐसा ना हो कल उसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। जैसे पेट्रोल में इस तरह होता है कि अगर पेट्रोल की पता लग जाए ना अगर कि भाई 12 बजे के बाद प्राइस जो है बढ़ जाएगी तो 12 बजे से पहले ही लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी चले जाते हैं पेट्रोल अपना टैंक फ्यूल जो है ना फुल करवाने के लिए। बट वो पेट्रोल वाले भी इतने चालाक हैं वो बोलते हैं कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया कल आना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कंज्यूमर्स इतने बढ़ गए कि उसकी प्राइस हाई हो गई, ठीक है। बट जब इसने बोला कि जब प्राइस हाई है तो द कंपटीशन अमंग सेलर्स रिड्यूसेस द प्राइस। अच्छा देखो अब ऐसा हो जाता है कि प्राइस कभी कभार इतनी हाई हो जाती है कि कोई बंदा उस चीज़ को ख़रीद ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो फिर सेलर्स क्या करते हैं वो अपने पास यानी अपनी चीज़ बेचने के लिए क्या करते हैं कि भाई वो कुछ आपको डिस्काउंट दे देते हैं 10-20 रुपए का कुछ भी डिस्काउंट दे देते हैं ताकि आप उनसे वो प्रोडक्ट ख़रीद लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है वो लोग खुद अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सो द प्राइस फाइनली कम्स टू बी डिटरमाइंड एट सच अ प्लेस व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी आर इक्वल टू ईच अदर एट, ठीक है। तो जो ऐसे बोलें कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना जहाँ पे डिमांड और सप्लाई
ऑफ कमोडिटी इक्वल आ रही है, वो क्या है, बेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। यानी कि उसमें जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं ना उतने ही सेल हो रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यार सरप्लस हो गया तो अगर आपकी कोई पेरिशेबल आइटम है तो बड़े बड़े ख़राब हो गई, ठीक है। या अगर शॉर्टेज हो गई भाई आपके पास से, अगर शॉर्टेज हो जाती है तो इसका क्या नुकसान है कि कस्टमर्स आपके पास से चले जाते हैं कि भाई इसके पास तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बेस्ट पोजीशन है वो, कि जब आपकी जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है एट ₹5 द डिमांड ऑफ कर्ड इज 60 लीटर्स एंड सप्लाई इज ऑल्सो 60 लीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसने बनाया हुआ है ग्राफ, ठीक है। अब इसने यहाँ पे नंबरिंग नहीं की हुई बट इसने लेबलिंग की हुई है, ठीक है। तो हम भी देख रहे थे लेबलिंग नंबरिंग, अगर हम इसकी जो शेड्यूल है इसकी डाल के बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट इतना अभी आपके पास फालतू टाइम नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे में पूरा पेपर करना है। तो सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये एल शेप में ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, अब एक हमने पढ़ा हुआ है डिमांड कर्व और एक हमने पढ़ा हुआ है सप्लाई कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ भी इक्वली स्पेस रहे, यहाँ भी इक्वली स्पेस रहे, ठीक है। ये कौन सी होगी, पी की, यानी कि प्राइस की लाइन होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्यू, ठीक है। ये चलें एक काम करें, सबसे पहले आप डिमांड के कर्व ड्रॉ कर लें, ठीक है, यूँ स्ट्रेट। उसके बाद सप्लाई का कर्व कर लें अपने अंदाजे से, ठीक है। फिर जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि इस पॉइंट ई पे, वहाँ पर आप ये पी और क्यू की लाइन खींच लें, ठीक है। यानी कि इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, वरना मैं दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हमने एल शेप में ड्रॉ कर लिया इसको, ठीक है। ये आपका ज़ीरो है पॉइंट, यहाँ पर आपने प्राइस रखी हुई है, यहाँ पर आपने डिमांड एंड सप्लाई दोनों रखी हुई है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल यूँ, ठीक है। ये आपने पहले भी किया हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आप सप्लाई कर्व कर लेंगे कुछ इस तरह, तो ये एक्स टाइप बन जाएगा। तो फिर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लाइन वाई एक्सिस पे यूँ खींचेंगे जिसको आप पी का नाम देंगे, और एक एक्स एक्सिस तरफ खींचेंगे जिसको आप क्यू का नाम देंगे, यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। तो जब प्राइस इतनी थी तब क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो एच है यहाँ से लेके, मतलब ये एल से लेके, यानी कि इक्विलिब्रियम के नीचे आपने एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये जो एल से एच है इस पर आप क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन होगी लेकिन ये, ठीक है। इसकी आप जो है जब 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है ना। अगर नंबर्स होते तो मैं बता देता कि इतने नंबर से इतने नंबर तक, बट अगर नंबर वाला ना बनाओ तो ये अच्छा है, वरना तो ये पूरे एक पेज पे आएगा, इतना बड़ा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा बनाना, सिंपल सा, मतलब इतना छोटा भी ना हो, ठीक से नज़र आए उनको, ठीक है, साफ़ सुथरा हो। वैसे आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छा सा बनाना तमीज़ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऊपर ए एंड बी है पॉइंट। इसने सिंपल क्या किया है भाई, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना उसके नीचे एक लाइन खींची डॉटेड और उसके ऊपर एक लाइन खींची डॉटेड। अब ये जो टी पे इंटरसेक्ट कर रही है ना ये डॉटेड, ये जो पॉइंट है, यानी कि ये डॉटेड लाइन और ये जो सप्लाई का कर्व है, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना उसने इसको टी का नाम दे दिया। सही, आप कुछ भी अपना अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे ना वो नाम दे देना, आप एम दे देना, एन दे देना, जो जो फेवरेट आपका अल्फ़ाबेट हो ना वो दे देना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है डिमांड कर्व से, इसने यहाँ पे एच नाम दे दिया इसको, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इसने फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर एक लाइन खींची डॉटेड। जब ये लाइन डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट हो रही है, टच हो रही है, तो इसने इसको ए का नाम दे दिया, और सप्लाई से हो रही है तो इसने इसको बी का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसकी, इस ग्राफ की मुझे नहीं लगता कि फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, वरना तो आप जो है ना सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी हमने ऊपर दे दी है ना इसको एक्सप्लेनेशन, उससे उसको समझ आ जाएगा कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे मतलब डिटरमाइन किया जाता है,
ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको अभी इसका पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।